वॉज अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सियालकोट की सीट का हम कल आपको बता रहे थे प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही अब उसका फैसला वही आया जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि अपने गढ़ से PMLN जो है हार गई। इससे पहले वो कश्मीर का इलेक्शन हारे हैं, और हारे भी इस तरीके से कि 3rd पोजीशन पे आए हैं। तो अब हैरानकुन बात ये है लोगों के लिए कि पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में ये गवर्नमेंट ज़िमनी इंतखाबात भी हार रही थी, ये हर जगह पे हार रही थी, अवाम में भी अनपॉपुलर थी, जो बादिल नज़र परसेप्शन है। और अभी भी जो हुकूमत के इकदामात हैं किसी भी जमात के पॉपुलर होने के लिए, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं पाए। मसलन महंगाई ख़त्म नहीं हुई, पेट्रोल का रेट नहीं गिरा, चीनी ब्लैक से वाइट में नहीं आई। उसके बावजूद हैरानकुन बात है, अवाम जो है वो तो बड़ी बुरी तरह इफेक्टेड हुई हुई है मौजूदा गवर्नमेंट की गवर्नेंस से। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, ख्वाह वो कश्मीर में है, ख्वाह वो कल सियालकोट के इलेक्शन में थे जो नून लीग की सीट छीनी है तहरीक इंसाफ ने, वो कौन लोग हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं? वो उनको क्या महंगाई इफेक्ट नहीं कर रही है, उनको ये पुअर गवर्नेंस इफेक्ट नहीं कर रही है, उनको पंजाब की गवर्नेंस इफेक्ट नहीं कर रही? क्योंकि हम जब भी लोगों से मिलते हैं, आम आदमी से, जब हम अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं, तो बहुत ही नेगेटिव फीडबैक आती है गवर्नेंस के ऊपर। लेकिन जब वोट और बैलेट बॉक्स खुल रहा है पिछले 2 महीने से, तो वो सारा का सारा तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बना रहा है, तहरीक इंसाफ को जितवाता हुआ नज़र आ रहा है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने अगरचे बड़ी कड़ी तनकीद की है तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनको MQM से तशबीह दी है, दहशत गर्दी तशबीह दी है, वो भी ज़रा आप सुन लें। लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हो रहा, और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। ट्रंप की किताब आई है, उसने कहा है कि इमरान खान ने कासिम सुलेमानी जो ईरान के बहुत बड़े कमांडर थे, उनकी हलाकत को मेरा कारनामा करार दिया था। अगर ये बात सही है तो ये बड़ी डेंजरस बात है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते रहे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पे कि इन्होंने मुकमुका किया हुआ है अमेरिकन के साथ, ऊपर से ड्रोन को कंडेम करते हैं। और ये भी एक ड्रोन और बम ब्लास्ट के अंदर जो बंदा मारा गया, और वो पाकिस्तान और मुसलमानों का और हमारी नेबरिंग कंट्री का बड़ा अहम कमांडर था, उसके मुतालिक अगर उन्होंने ये बात कही है तो ऑब्वियसली ईरान को भी इसका पता होगा। तो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं या हुए होंगे इस सारे मंजरनामे से जो किताब में खुल के है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जो मीटिंग्स चल रही हैं इंग्लैंड के अंदर, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो PMLN को वोट नहीं पड़ा? क्योंकि शायद पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा माइंड किया है कि एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वाला अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र, वो मियाँ साहब उससे मिल रहे हैं। मलिका बुखारी साहिबा, तलाल चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तलाल साहब, आपके नज़दीक हो क्या रहा है? इलेक्शन आप सारे हार रहे हैं, सेकंड भी नहीं, आप 3rd पोजीशन पे कश्मीर में आ रहे हैं, सियालकोट में अपनी सीट आपकी छिन गई, अवाम फिर भी उस तरह ही बदहाल है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है? कौन लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं और कौन लोग हैं जो, ये किस तरह हो रहा है जनाब? आपका क्या एक्सप्लेनेशन है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, जैसे आप हैरान हैं इसी तरह सारी दुनिया हैरान है, क्योंकि ऑन ग्राउंड आप कहीं भी चले जाएं तो इनका नाम नहीं नजर आता। लेकिन कोई बात नहीं, जो फाशिस्ट फोर्सेस होती हैं, जो स्टेटस को होता है, वो जब आखिर में वो इसी तरह का आखिरी जोर तो लगाते हैं ना जी। लेकिन आप जरा ये देख लें कि इनके साथ जगह जगह अब आज़ाद कश्मीर में ये वाहद 70 साल में हुकूमत है जिसने 32% लिए, उसके अगेंस्ट 2 गुना यानी 2/3 वोट पड़े हैं। उसके बाद तमाम काविश और कोशिशों के बाद 10 बाई इलेक्शंस में से 1 जीत सके हैं, ये जो 10 हुए हैं उसमें से। ये सारी चीजें जो हैं इसमें हमें तो कहा करते थे पटवारियों की जमात है जी, ये तो जी चलते ही नहीं हुकूमती मशीनरी के बगैर, ये फला नहीं है। ना सूबाई हुकूमत है, ना वफाकी, ना ज़मीनी इमदाद कोई है, ना खलाई। इसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हर जगह पर हम जीते हैं या जीतने के करीब, ये कहते हैं कि हम जीतने के करीब, हमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिखाते हैं। हम तो बिल्कुल मायूस नहीं है, हम तो बल्कि अपने जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हम समझते हैं, हम उससे आगे। मुझे एक बात बताइए, हमारे लोग हमारे साथ। सर मुझे एक बात बताइए, आप सही कह रहे होंगे शायद कि 10 में से अगर ओवरऑल तजिया किया जाए तो 10 ज़िमनी इंतखाब में से 1 जीती होगी तहरीक इंसाफ। लेकिन मैं उस मोमेंटम की बात कर रहा हूं जो पिछले 2 महीने से तहरीक इंसाफ के हक में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कश्मीर में आप कह रहे हैं धांधली हुई। अगर धांधली भी हुई, आपकी बात मान ली जाए, तो उसके अंदर भी आपकी 2nd पोजीशन नहीं आई, 3rd पोजीशन आई है। और अब सियालकोट की सीट भी ये ले गए, तो ये मोमेंटम जो बन रहा है ये आपके लिए तशवीश का बाइस नहीं है? आप इस पर एनालिसिस नहीं कर रहे पार्टी के अंदर कि ये हो क्या रहा है? देखिए, एक तो मैं तो एनालिसिस ही कर रहा हूं ना जी।
देखिए ना, मैंने कहा कश्मीर में इतना वोट तो कभी भी अपोजिशन को नहीं पड़ा। 70 साल में जितनी हुकूमतें रही, कम अज कम अगर उन्होंने वोट लिया है तो 50%। कश्मीर से इन्होंने 33 में से 16 सीटें ली हैं, और अगर वो परसेंटेज निकालें तो ये 25% से भी कम वोट लिया है। 2/3 वोट आजाद कश्मीर के लोगों ने इनके खिलाफ दिया है। जो सीटें ये जीते हैं पंजाब से जोर जबरदस्ती से, मुहाजिरीन की सीटें, वो डाल के 32% वोट बलता है, उसके बावजूद मेजॉरिटी इनके खिलाफ है। अगली बात, और ये तारीख में कभी नहीं हुआ, 2011 में 53% पीपल्स पार्टी ने लिया, 2016-17 में हमने तकरीबन 45% से ज्यादा वोट लिए। सो इसी तरह बाकी 70 साल में भी। अब अगली देखे ना, तमाम की तमाम फोर्सेस, तमाम हुकूमतें, तमाम चीजें, प्रोपोगंडा, उसके बाद जो सख्तियां और जो वो मसाइल हैं वो हम फेस कर रहे हैं, उसके बाद लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज भी अगर किसी से कोई मुकाबला है या किसी से इनको खतरा है या इन्हें लग रहा है कि ये जीतने जा रहे हैं, वो नून लीग है। सो हम तो बिल्कुल मायूस नहीं है। और ये कह देना जी वो फलानी तस्वीर आ गई थी, वैसे नवाज शरीफ को दिखाना मना है, वो एक तस्वीर आ गई थी जी, अब ये गद्दार हो गए। हर इलेक्शन से पहले या हम गद्दार होते हैं या तौहीन रसालत के मुजरम होते हैं, उससे पहले जी हम मुसलमान भी अच्छे होते हैं और मुहिब्बे वतन भी होते हैं। ये चीजें अगर फर्क डालती तो ये फिर कश्मीर में 5 लाख वोट वो गद्दारों आपका पॉइंट आ गया, या फिर सियालकोट में कल जो 55,000 वोट पड़ा वो बिलो द बेल्ट है पाकिस्तान की, और ये हमें ड्रामाबाजी है। बात ये कि बिलो द बेल्ट है पाकिस्तान की नेशनल पार्टीज को गद्दार कहा जाए, कोई गद्दार नहीं। हमारे पास क्या सर्टिफिकेट है? मलेका बुखारी साहबा, मुबारक हो, आपकी पार्टी जो है वो कश्मीर में इलेक्शन जीत रही है। आज वज़ीर आला के इंटरव्यूज़ हुए, देखेंगे इमरान खान साहब जो हैं पुराने कारकुन को प्रेफर करते हैं या नए आने वाले लोगों को प्रेफर करेंगे। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यूज़ हुए कश्मीर के अंदर। लेकिन साथ साथ क्या आप इस खुशी में मुब्तला तो नहीं हो गए कि ये जो आप जीत का मोमेंटम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ख्वाह वो कश्मीर है, वो ख्वाह सियालकोट है, वो बनता तो नज़र आ रहा है, वो ये भी हो सकता है कि आप फेडरल में इसलिए, वो इसकी और भी वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह शायद ना हो कि ग्राउंड के अंदर आपने अवाम की ज़िंदगी बेहतर की है। तो क्या आप इस खुशफहमी का शिकार तो नहीं हो गए गलती से भी कि अवाम को रिलीफ मिल गया इसलिए वोट कास्ट कर रही है तहरीक इंसाफ के लिए? थैंक यू कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो कामरान मैं 1 मिनट लूँगी क्योंकि ईद के बाद पहली दफ़ा आपके टॉक शो के ऊपर मैं अपेयर हो रही हूँ और आपने एक बहुत ही अच्छा ईद का प्रोग्राम किया। आपके वालिद जो पाकिस्तान की फ़िल्मी दुनिया के बहुत बड़े लेजेंड हैं, हम सब ने उस टॉक शो को एंजॉय किया, उनके इंटरव्यू को एंजॉय किया। पाकिस्तान की आवाम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको सराहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात का एतराफ़ करना चाहती हूँ एज़ अ ख़ातून कि उस इंटरव्यू की जो रियल क्वीन थी वो आपकी वालिदा मुनज़्ज़ा शाहिद थी। अच्छा। आपकी वालिदा जैसी ख़ानदानी ख़वातीन, बावफ़ा बावक़ार ख़वातीन जो वफ़ा की मेराज होती हैं, वो पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। तो मैं उनकी काविशों को, उनकी मेहनत को और उनके किरदार को सराहना चाहती हूँ और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उनको सलाम भी पेश करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आ जाइए जो तलाल चौधरी साहब ने बात की, मलिया की ये बात होगी जिसकी मैं भी इमदाद करता हूँ, मैं भी कहता हूँ ये कमाल इंटरव्यू किया आपने। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब तलाल साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब सवाल पे आ जाए मलेका साहिबा। पहली दफा मैं और तलाल चौधरी किसी चीज़ पे एग्री किसी बात पे एग्री किए, चले। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि देखें, तलाल चौधरी साहब ने बात की कि हमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं गद्दारी के, हमें कहा जाता है कि हम पाकिस्तान इस्लाम के ख़िलाफ़ या कुछ नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ हम कैंपेन चलाते हैं। देखिए, बात यह है कि आपके अमल ही ऐसे, आपकी हिकमत अमली ही ऐसी है। आप जब पाकिस्तान की सालमियत के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे, पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान की आवाम और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम आपको मुस्तरद करेंगे। आप जब हमदुल्ला जैसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, जब जिंदाल को अपने घर बुलाएंगे, जब इंडिया जाके हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलेंगे और मोदी को शादी पे बुलाएंगे, तो पाकिस्तान की आवाम के सामने आप। लेकिन मलिका साहब, ये सब कुछ तो ये मोदी वाला तो पहले भी पास था, इन्होंने ज़िमनी इंतखाब जीते फिर भी जीते ज़िमनी इंतखाब, तो ऐसी बात तो नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी मकबूलियत देखें कामरान, इनकी मकबूलियत गिर रही है क्योंकि ये इंतशार की सियासत कर रहे हैं और इनकी सारी सियासत का जो महवर है वो इक़्तिदार है। पाकिस्तान की आवाम, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम, सियालकोट की आवाम ने ये देख लिया है। आपने कहा कि हम किसी खुशफहमी में मुब्तला तो नहीं है, नहीं, देखें, हम इनकी तरह तकब्बुर में मुब्तला नहीं होते। हम इंकिसारी से काम लेते हैं, हम तहम्मुल से काम लेते हैं। हमने 2002 में जो 1 सीट की
जद्दोजहद शुरू की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और इमरान खान की मेहनत की वजह से, वज़ीर आज़म इमरान खान की मेहनत की वजह से और उनकी हिकमत अमली की वजह से, देखिए मईशत पे आप क्रिटिक करते हैं, तनकीद आपका हक है, लेकिन हमने पाकिस्तान की मईशत को उठाया। इंडिया की मईशत -7% से सुकड़ गई, पाकिस्तान की 4%। लेकिन मलिका साहब, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे जो पुट किया था ना, मैंने आपसे सवाल ये पुट किया था कि ये जो मोमेंटम आपका बन रहा है वो तलाल साहब तो कह रहे हैं किसी और वजह से बन रहा है, लेकिन अगर ये जेन्युइनली भी बन रहा है आपका, तो ग्राउंड के ऊपर आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं ना, लोगों के हालात चेंज नहीं हुए, तो अब ये भी हो सकता है कि वफाकी हुकूमत और उनकी सपोर्ट फिरदौस आशिक अवान साहब जैसे वहाँ पहुंची हुई थी सियालकोट में, आज प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, उन्होंने बड़ा अपना पता नहीं इन्फ्लुएंस यूज़ किया या उन्होंने अपनी सियासत दिखाई वहाँ पे, जो कुछ भी किया। 2023 में एक न्यूट्रल सेटअप होगा और लोगों को ये सारी बातें याद आएंगी जो महंगाई के तूफान फेंके गए और जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप खुश फहमी मुब्तला तो नहीं हो गए खुदा ना खास्ता कि अवाम इसलिए वोट दे रही है कि वो खुश हो गए, महंगाई खत्म होगी? मैं ये सवाल था मेरा। नहीं देखिए कामरान, मकबूलियत तो हासिल है ना। गैलप का सर्वे आया है जिसने कहा है कि 67% पॉपुलैरिटी इमरान खान को हासिल है, 44% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। उसी सर्वे में कहा कि 53% लोग ये बिलीव करते हैं कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होगा। इन्होंने धांधली की बात की। आपकी हुकूमत थी, आपके अमला था, आपके अंडर वहाँ की पुलिस थी और उस वक़्त आप 5 साल की हुकूमत करने के बाद बुरी तरह हार गए। 31 सीटों से 6 सीटों को जो सफ़र आपने तय किया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नाअहली है और हमारी मकबूलियत की निशानी है। और आपको लगता है कि अवाम को सम्राट नहीं मिल रहे, लेकिन अवाम देख रहे हैं ना कि एहसास प्रोग्राम हो, राइट, अवाम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को एहसास है, ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, या हमारा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हो, तो अवाम तो कन्विंस्ड हैं, अवाम कन्विंस्ड है। अब जरा मैं एक न्यूट्रल राय ले लूं। जनरल साहब, बहुत वार्म वेलकम। जरा मैंने आपसे दूसरे सवालात भी करने स्ट्रेटेजिक मामलात के, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि ये तहरीक इंसाफ हर ज़िमनी इंतखाब हार रही थी, हर ज़िमनी इंतखाब हार रही थी, कराची में अपनी छोड़ी हुई सीटें हार रही थी, वापस नहीं ले पाई थी, फेडरल गवर्नमेंट में होने के बावजूद पंजाब में हारी थी। यकदम ये कश्मीर के अंदर किस तरह इन्होंने इतनी बड़ी फतह ले ली, सियालकोट का इलेक्शन किस तरह जीत लिया, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कामरान तो जो इंटरव्यू पे तो मैंने पहले शाबाश दे दी थी जी जी, लेकिन 9 बजे मेरा टेलीफोन खोला था, तुमने टेलीफोन नहीं किया। अच्छा सॉरी तेरे कान खींचने की जरूरत है, वो जो मैं वक्तन फक्तन सर मैं आज करूंगा 9 बजे। जी जी जी, अच्छा ठीक है, बहुत सॉरी जी सर जी। अच्छा, जहां तक आजाद कश्मीर के इलेक्शन का ताल्लुक है, जी जी, मैं समझता हूं कि उसका रिजल्ट ट्रेडिशनल है। उसके रिजल्ट में कुछ PMLN की कोताहियां भी हैं और कुछ ट्रेडिशनल रिजल्ट है, और वो हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो मरकज में जो जमात होती है अमूमन वो वहां पे भी जीत जाती है। ये कश्मीरियों का गालबन वहां का मजाज है या वहां की उनकी सोच है, समझते हैं कि शायद डेवलपमेंटल वर्क्स में उनके शायद बेहतर हैंडल हो सकें। तो ये मैंने उसको तकरीबन उसी अंदाज से देखा और लिया। जनरल साहब मैं आपसे बात करूं, आप ये बजा फरमा रहे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नून लीग गवर्नेंस कर रही थी और जलसे बहुत बड़े बड़े हुए, मरियम नवाज साहिबा के बहुत बड़े जलसे हुए जी, वो थर्ड पे क्यों आई? जी 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 जी, मैं उधर आ रहा हूं। देखिए जी सर, नून लीग ने कुछ गलतियां की। पहली बात यह है कि नून लीग की जो मेन लीडरशिप है, सिवाय मरियम के और कोई मैदान में नजर नहीं आया। इन्होंने कोई भागदौड़ नहीं की और मरियम के जलसे वलसे होते रहे, लेकिन आप ये सोचिए कि हुकूमत इन्हीं की थी वहां पे, राजा फारूक हैदर की, इन्हीं की पार्टी, इलेक्शन कमीशन भी इन्होंने ही बनाया था वहां पे, इन्हीं की फारूक हैदर साहब के वक्त का बना हुआ है, और जो भी कह लीजिए जिस तरह की भी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब इनको थी। और बंदे जमा करना फारूक हैदर के लिए, ये किसी के लिए हुकूमत में बैठ के कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना इनटू इलेक्शन विक्ट्री वो बड़ा मुश्किल है। वो लोग अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी जरूरत थी कि इनके मेन लीडरशिप जो है वो भी नजर आती। सो के गुजरांवाला वगैरह में वो तारड़ के अलावा और कोई नजर नहीं आया बंदा वहां। अच्छा, एक तो मेन लीडरशिप नहीं थी जी। अच्छा हाँ, तो लगता यही है कि अंदर लीडरशिप में भी कोई गालिबन इत्तेफाक राय नहीं था, या ये कि मरियम ने उनको पीछे रखा। कोई वजह जरूर थी जिसकी वजह से मेन लीडरशिप मैदान में आई नहीं। नतीजा ये कि जो पिकअप करना चाहिए था इस कैंपेन को, ये अकेले आदमी के पास की बात नहीं होती है कि ये पिकअप की नहीं कैंपेन उस तरह। तो मैं तो उसको इसलिए। दूसरी चीज, अब आप देख रहे हैं सियालकोट के इलेक्शन की बात करें, बाहर एक आम आदमी में बड़ी जबरदस्त परसेप्शन है, मैं देखता हूं इधर कमेंट्स वगैरह भी, कि नून लीग जो है बुनियादी तौर पे ये प्रो इंडिया प्रो अफगानिस्तान जमात है, ये इनकी परसेप्शन। और जो अभी आज जो सियालकोट में भी जो शख्स हारा है,
इसके भाई की एक क्लिप बड़ी चल रही है जिसमें वो ये कहता है कि मैं इमरान खान की नहीं, मैं अपने घर में अपने मोदी की तस्वीर अपने घर में लगाऊंगा, इमरान की नहीं लगाऊंगा। ये इसी का जो इलेक्शन आ रहा है इसका बड़ा भाई, जी जी, वो भी गालिबन एमएनए या एमपी है। अच्छा, इसी तरह फिर मियां साहब का जो अभी इन्होंने किया, बात ये है कि मियां साहब को एहतियात करनी एमएनए जी, चाहिए। एमएनए पीएमएल को, एमएनए गालिबन मियां साहब को एहतियात करनी चाहिए थी। एक आदमी पाकिस्तान को ब्रोथल कह रहा है और हमें तो गोली मारो यार, छोड़ दो। मियां साहब की अपनी फैमिली रहती है कि नहीं? मियां साहब की अपनी फैमिली, अपनी बेटी यहां पे रह रही है। इतनी तो थोड़ी सी समझ एक आदमी में, जो अपने आप को लीडर कहता होनी चाहिए कि यार जो इतना गलीज लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, मैं उसको मुंह क्यों लगाऊं? जिस शख्स के मुंह पे थूकने की जरूरत थी उसको आपने गले लगा के अंदर बिठा लिया, तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया, इतना ज्यादा आया है बिल्कुल सही कि मैं समझता हूं इमेजिन नहीं कर सकते आप, क्योंकि लोगों के दिल दुखे हुए थे इस बात पे कि उसने पाकिस्तान को ब्रोथल कहा। यानी आपका फॉरेन ऑफिस उसको कह रहा है कि ये नापसंदीदा आदमी है, इससे कोई बात ना करे। बिल्कुल ठीक। तो सर, कोई ये भी आपका उसको पॉइंट मिल आ रहा गया, उसके बाद ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है जनरल साहब। अगर मैं तलाल साहब ये यहीं से स्टार्ट कर लूं कि आपको लगता है कि आप लोगों की अब जो शिकस्त हो रही है उसकी जिम्मेदारी, चलें ये तो एक तो उन्होंने ये कही कि इत्तेफाक राय नहीं था, इसमें तो बहुत डिबेट हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब वर्सेस मरियम नवाज साहब। फिर गुजरांवाला में भी वो जो इनका मेंबर था जो खड़ा था इलेक्शन, उसने कहा जी मैं भारत से मदद लूंगा। वो तो लगता यह है कि इनकी पूरी पार्टी में अब ये एक लाइन है कि बस इंडिया है, पाकिस्तान तो है कोई चीज नहीं। राइट, तलाल साहब, अगर ये आपका इमेज उभर के सामने आ गया कि आप प्रो इंडिया हैं, प्रो मोदी हैं, और जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं इतनी समझ तो होनी चाहिए थी मियां साहब को कि पाकिस्तान को जब ब्रोथल कहा तो वहाँ तो आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, और नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी रहती है, तो उनको ऐसे शख्स के मुंह पे थूकना नहीं चाहिए था जनरल साहब ने जो कहा है। क्या इस वजह से आपको लगता है आपको अवाम में थोड़ी नापसंदीदगी देखी गई है, बैड टेस्ट है? तलाल साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि आज के दिन भी अफगानिस्तान हुकूमत का अगर कोई सरेंडर करता है तो उसको हम उसकी क्या कहते हैं प्रेस रिलीज भी देते हैं, उसको पनाह भी देते हैं, उनसे तावन भी कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी की एक मीटिंग पे ब्रीफ हुआ है उस पर भी ये नहीं कहा गया कि अब अफगानिस्तान में जो अफगान हुकूमत या उनके नुमाइंदे हैं वो सारे के सारे नापसंदीदा हैं। ये सारी की सारी ये जो शोबदाबाजी, ड्रामेबाजी, ये इलेक्शन के करीब आती है। आप कोई पाकिस्तान का इलेक्शन देख लें, गद्दारी में माशाल्लाह नंबर 1 फातिमा जना है। तो अगर उस लाइन में फातिमा जना खड़ी है, बेनजीर भुट्टो खड़ी है, जुल्फकार भुट्टो खड़ा है और नवाज शरीफ भी उसमें खड़ा है, तो मेरा ख्याल है हम सारे उस लाइन में हैं। और अभी कश्मीर में सिर्फ हमें 5 लाख से ज्यादा वोट मिला है, सारे गद्दार करवार दे दें। वो जो सियालकोट में 55,000 मिला वो भी गद्दार हो जाए, जो 1.5 करोड़ हमें वैसे मिला वो भी गद्दार करवा। यार ये क्या बात आप करते हैं? नवाज शरीफ को समझ ना होती तो आज पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान ना होता। नवाज शरीफ को समझ ना होती तो कारगिल में अपनी अफवाज की इज्जत बचाकर अपने ऊपर सब कुछ ना लेता। नवाज शरीफ को अगर समझ ना होती तो वो इंडिया के सामने इस तरह खामोशी से कश्मीर बेच ना देता। नवाज शरीफ को अगर समझ ना होती तो स्टेटस 70 साल में जैसे इस हुकूमत में चेंज हुआ है वो पहले हो जाता। सो बात पता क्या, ये बड़ा ही नामुनासिब बात है और हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम जो समझते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो बिल्कुल बात करेंगे और आखिरकार हमारी बातें ठीक होती है। वो डॉन लीक्स कहां गई? डॉन लीक्स आज आप पूरी दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं, आज आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट में उस डॉन लीग की वजह से गए हैं। वो डॉन लीग्स को जिसने सपोर्ट किया सियासी तौर पर, वैसे तो तलाल साहब, और इसका ये असर नहीं पड़ा आपके वोटर पे? देखें, मेरी गुजारिश ये है कि जितनी नेशनल पार्टीज हैं, खुदा के लिए तौहीने रसालत और गद्दारी के सर्टिफिकेट ये देने बंद कर दें। ठीक है, मैं क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड लूंगा जनरल साहब और मलिका साहिबा का, लेकिन मैं एक मिनट जी तलाल साहब को कंप्लीट करने पहले 2018 में मेरी गुजारिश 2018 में कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जहां पर हमारे खिलाफ उसको पोलिंग ऑफिस नहीं बनाया गया, हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए। कितने वोट हमने लिए? आज भी हम आपके मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं। सो ऐसा ना करें। ठीक है तलाल भाई, पॉइंट आ गया आपका। एक तो मैं फॉर द रिकॉर्ड बता दूं कि एफएटीएफ कब पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो अब ब्लैक लिस्ट नहीं रहा, वो ग्रे में आ गया पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल साहब एंड देन मलिका साहब। जनरल साहब वो कह रहे इतने आप ना समझ रही है नवाज शरीफ साहब जितना आप समझ रहे हैं। देखिए कामरान, मैं एक चीज बताऊं, गद्दार वगैरह कहना वो मुनासिब नहीं, हम नहीं कहते, ना किसी ने कहा है। इनको गद्दार जो है वो इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कहती हैं। मोदी का जो यार है गद्दार है, ये उसका नारा था बिलावल का, हमारा नहीं था, या किसी और का नहीं था। ये इनको खुद आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन जो असल चीज है
मियां साहब की तो भारत झुकाव की इतनी ज्यादा मिसालें हैं। उन्होंने तो ये टू नेशन थ्योरी को जितना जलील मियां साहब ने किया, उन्होंने कहा ये एक लकीर खींच दी है, इधर आप और हम एक ही चीज है। जो उन्होंने कहा जी मुझे, यानी जब कारगिल की जंग हो रही थी तो उसमें 3 दफा कम से कम मियां साहब ने वाजपेयी के साथ टेलीफोन पे बात की है। आपका मुल्क जंग लड़ा, आपको बात करनी चाहिए उससे। ये वाजपेयी के ऑफिसर ने, उसने जो उसका स्टाफ ऑफिसर था, उसने किताब लिखी है, उसमें उसने बताया। अब तो किताबों में आई हुई ना चीजें। फिर आप किताब पढ़ लें बासत की, जो हमारा वहां पे एम्बेसडर था, जी, जी। तस्नीम असलम का इंटरव्यू देख लें। इंडिया पे ये सॉफ्ट चीजें इनकार नहीं कर सकते। देखो परसेप्शन जो मुल्क में बनती है, सर ठीक है, ये वो किसी मेरे या आपके कहने आपका पे, पॉइंट ये आ गया, आप बंदे कह के रहे हैं कहने पे परसेप्शन नहीं यही बन रही है। बिल्कुल ठीक है। मलिका साहिबा, क्या अब आप यही परसेप्शन कामरान प्ले शाह साहब, एक जी मिनट। जी तलाल साहब, जी जी 30 सेकंड है, मैंने मलिका के बाद कामरान जाना है। शाह साहब, जी कामरान शाह साहब, जब ये अब सब आपने कुछ बात कर कारगिल ली। में हो मलिका साहब, रहा बिल्कुल था, आपको पूरा टाइम दूंगा तो मैं। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। उस वक्त के आर्मी चीफ ने पूरी मियां नवाज शरीफ को मिन्नत की थी आके कि खुदा के लिए अब हमारी इज्जत से जान छुड़ा दें, और हमने सब कुछ किसी इदारे पे डालने की बजाय अपने ऊपर लिया, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है। और उसके बाद 5 के मुकाबले में 6 धमाके किसके गए? 2 दफा इंडियन वो प्राइम आर्मी मिनिस्टर चीफ अगर भी मानता है, वो पाकिस्तान कहता आया, है जी, मैंने मीनारे ये कभी कहा ही पाकिस्तान नहीं। आके, मैं एक आर्मी मिनट, चीफ मीनारे कहता है, मैंने कभी ये कहा पाकिस्तान ही नहीं। आके उसने पाकिस्तान को जनरल साहब, एक मिनट ठहर जाइए, मैं जरा आ रहा हूं आपके पास अभी। मलिका के साहब, वजूद को तस्लीम एक नहीं, अगर मीनारे पाकिस्तान में खड़े होकर किसी ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया तो वो किसका दौर था? वो नवाज शरीफ साहब का दौर था। आज मलिका साहिबा, हमारा मेरा आपसे वजीर- सवाल, आज जनरल साहब को हमारा- मैं एंड में आता हूं, मैं 1 मिनट अभी ब्रेक से पहले। मलिका साहिबा, अब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये बड़ा जहर आलूदा बात होगी, जिस तरह के तलाल साहब भी कह रहे हैं कि तौहीन रिसालत या तौहीन रिसालत वसल्लम और गद्दारी वगैरह, इन सर्टिफिकेट्स की बेस पे पॉलिटिक्स की जाए, अगला इलेक्शन लड़ा जाए। आप तो पॉलिसीज पे करेंगे ना, आप क्या ख्याल है? देखिए कामरान, बिल्कुल हम पॉलिसीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी जिसके सरबराह पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हों, अगर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाएं, आपने कहा ना कि ना समझ है, ये ना समझ नहीं है कामरान। जी, जी। इनकी जो तहरीक है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, ये मुनज़्ज़म है। लंदन से बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार के ख़िलाफ़ आप जहर उगलते हैं, पाकिस्तान की ISI के चीफ का नाम लेते हैं, उन फ़ौजियों का जिन्होंने अपने सीनों को पेश किया शहादत के लिए, उन फ़ौजियों के अंदर और उनके जवानों के अंदर तफरीक पैदा करते हैं। आपकी इस मुनज़्ज़म तहरीक को मुस्तरद करना हर पाकिस्तानी का फरीज़ा है। ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी दुख्तर और उनकी पार्टी के वो मेंबरान जो हमारे इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चला रहे हैं, उनका जो चेहरा है उसको आवाम के सामने लेकर आएँ। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त पाकिस्तान को खित्ते के अंदर बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन इनकी मैं की सियासत ही ख़त्म नहीं हो रही। ये अपनी सियासत से आगे बढ़ ही नहीं रहे। इनको इक़्तिदार चाहिए कामरान, हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। उस इक़्तिदार के लिए इदारों को खुदा ना ख्वास्ता कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपने देखे इस्लामी ममालिक जिनके एक दफा कामरान, एक बात मुकम्मल कर लूं, जब किसी मुल्क को कमजोर करना होता है तो उसकी अफवाज को कमजोर करते हैं। ये अपने बयानिए के ऊपर नजर सानी करें। पाकिस्तान का हर शहरी कह रहा है कि हम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं। ये ना कीजिए। आपको इक़्तिदार चाहिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला कीजिए। इदारों को अपने इंतशार की सियासत में ना घसीटिए। हम सिर्फ इनको ये कह रहे हैं, आप इलेक्शन रिफॉर्म पे बात कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए, मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि मेरिट में इलेक्शन लड़िएगा, ना कि ये गद्दार है। मैं अब एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक पे जाते हुए मैं एक बार फिर बता दूं कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि गवर्नेंस के मिसाइल वहीं के वहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी के मिसाइल वहीं के वहीं हैं, महंगाई के मिसाइल वहीं के वहीं हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के अंदर जो है, जो ठेका दिया जाता है, वो भी मुनासिब तरीके से, प्रॉपर तरीके से बाय द बुक नहीं दे सकती ये गवर्नमेंट और ये मिनिस्ट्री जो है। ये तमाम मसाइल अपनी जगह पे, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अगर मोमेंटम पकड़ लिए तो ये नून लीग के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है। और जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं, चले मलिका बुखारी साहबा की बात तो एक साइड पे रख देते हैं क्योंकि वो नून लीग नहीं मानेंगे, लेकिन जनरल साहब एक न्यूट्रल बंदे हैं। वो भी जिस तरह कह रहे हैं कि एक एंटी पाकिस्तान का जो परसेप्शन उभर रहा है, तो क्या तलाल साहब फर्दर उनसे पूछ लेंगे इस परसेप्शन से एग्री कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की वॉर पे भी बड़ा अहम तरीन सवालात है। और एक बार ज़्यादा बता दूँ कि FATF के अंदर पाकिस्तान कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं था, ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन ब्लैक लिस्ट पे कभी भी नहीं था। ब्रेक के बाद इसी प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो साहब जो है, उन्होंने आज बड़ी अहम बयानात दिए हैं। फतह सरशार है, 2nd नंबर पे उनकी पार्टी आई है। क्या कहा, जरा सुन लें, उस पर फिर बात करते हैं तलाल साहब से और बाकी लोग।
किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि अगले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। वफाक का भी मुकाबला किया, इन बदमाशों का भी मुकाबला किया। अगर हमने कराची को बचाना है, हमने PTI को भगाना है, हमने दहशत गर्दों का जमात को भगाना है। MQM का दहशत गर्दों का राज ख़त्म हो चुका। PTI के शक्ल में एक नया MQM सामने आया है, लेकिन जैसे उनका मुकाबला किया वैसे ही सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे। तलाल साहब, सिर्फ इसमें से एक जुमला जिसमें मैं चाहूँगा आपसे बात करना और जो हमारे प्रोग्राम के तसलसल का हिस्सा है, अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर जिस तरह इनको पजीराई मिली है पीपल्स पार्टी को, जिस तरह कराची में कादिर मंदोखेल सीट जीते, हालांकि आप जीतते जीतते रह गए उसके अंदर, और तो पीपल्स पार्टी जो है वो आपसे ज़्यादा आगे लीड ले रही है, और फिर उसकी क्या वजह? वही है जो मलिका बुखारी साहब और जनरल साहब आपको बार बार कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान बयानिया हो चुका है नून लीग का। योर टेक सर। देखिए एक सबसे पहली तो बात यह है कि जो इलेक्शंस गिलगित के या आज़ाद कश्मीर के होते हैं वो फॉलो करते हैं पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन को। पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर या वो गिलगित के इलेक्शन या उसके रिजल्ट को फॉलो नहीं करता, ये तारीख का है। तो दूसरी बात रही कि PTI पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। हालिया ये 10 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 4 सूबों में हुए हैं, उसका आप एक जायजा ले लें। कराची में हम बिल्कुल कोई बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं थे। तलाल साहब एक बात बताएं, तलाल साहब ठीक है, आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आप जिस तरह का आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है, इससे पहले करप्शन का बयानिया था आपके ऊपर पिछले इलेक्शन तक, अब आ रहा है हुब्बुल वतनी का बयानिया, और उसमें नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हैं, या आपके MNA या आपके कारकुन जो है वो प्रो इंडिया के नारे लगा रहे हैं, या मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं, खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लगाने वालों को इंडोर्स करती हैं। आपको लगता नहीं कि आपको पार्टी की क़यादत के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, या पार्टी की क़यादत डिवाइड है? शहबाज शरीफ साहब का ये बयानिया नहीं है, वो कह भी रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा सुनने को तैयार नहीं है, और फिर आप और पार्टी कहाँ खड़ी हुई है सारे मामले में? देखिए एक तो बिल्कुल ज़हन में रखें कि जो पार्टी को मैंडेट मिला है, जो वोट मिला है, जो सीट्स मिली हैं, जो 10 में से 9 या 8 के करीब हमने जीती हैं, जो कश्मीर में पहली दफ़ा इतना बड़ा जो इनके मुताबिक 5 लाख से ज़ायद वोट मिला है, वो एक ही बयानिए पे मिला है, वो एक ही बयानिया है, वो है नवाज शरीफ का बयानिया, वो है वोट को इज्जत दो। इस मुल्क में गैर आइनी और आइन, देखे ना, मेरे लिए मेरे से तो फौज किसी को प्यारी नहीं है, मगर मुझे जनरल मुशर्रफ प्यारा नहीं हो सकता, मुझे वो लोग प्यारे नहीं हो सकते जिन्होंने आइन की किताब को पांव में रोंदा है। सो मैं उनके खिलाफ हूं और उनके खिलाफ रहूंगा। बाकी लोगों पर तो मैं जान भी देता हूं और हम जान देते रहेंगे, लेकिन ये ना कहें कि वो जज जिन्होंने फैज ईसा की तरह और जिन्होंने मुकाबला किया और वो जिन्होंने PCO का हलफ उठा लिया, LFO का हलफ उठा लिया, जिन्होंने किसी के टेलीफोन पर फैसले कर दिए, जो ब्लैकमेल हो गए, उन सब की एक जैसा। सो पाकिस्तान में आइन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। मुल्क 2 लाख हुआ, किसका क्या वजह थी? सिर्फ ये कि लोगों के वोट को अहमियत नहीं दी। आपने लोगों के वोट को सही अहमियत दी होती, ना मुल्क 2 लाख होता, ना हम खत्ते में आज पीछे होते, ना हमारे पास कश्मीर रहा, ना गरीब की रोटी रही। एक मिनट, इज्जत हमारी इतनी है इस एटमी पाकिस्तान की, नहीं, एटमी पाकिस्तान की इज्जत इतनी है कि कभी इंडियन वजीर आजम और अमेरिकन वजीर आजम फोन किया करते थे, हम नहीं उठाते थे। आज ना मोदी उठाता है, ना बाइडन उठाता है, आज ना ब्लैक ग्रे लिस्ट से निकलते हैं, आज ना सऊदिया साथ खड़ा होता है। आज देखें खड़े कहाँ हैं हम, और आप बातें करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ चला गया। इकोनॉमी देख लें, खित्ते में सबसे पीछे, इंडिया से पीछे, बांग्लादेश से पीछे, श्रीलंका से भाई पीछे, आपका पॉइंट आ गया। हमारी करेंसी अफगानिस्तान से नीचे है। आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, मुझे जरा ये बता दीजिए कि आपके नज़दीक मैं तलाल साहब से कितने सवाल पूछे, और तलाल साहब अकेले नहीं, जितने भी इनके मेंबर्स आते हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये एंटी स्टेट बयानिया का जो परसेप्शन उभर रहा है, लेकिन ये लोग बड़े कमिटेड है नवाज शरीफ के साहब के साथ। आपके नज़दीक में ये पॉइंट ऑफ व्यू और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की लीडरशिप कहाँ लेके जाएगी नून लीग को 2023 के इलेक्शन में या उसके बाद? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो जमहूरियत होती कि पार्टी के अंदर भी या पीपल्स पार्टी के अंदर भी किसी पे, तो फिर ये लोग खानदानी गुलामियां ना करते, ये कम से कम अपने ज़मीर की आवाज उठाते। मुश्किल ये है कि यहाँ पे सारा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है
वो दो पार्टियां जो बड़ी पार्टियां थी, जिनका यहाँ पे हमेशा रहा, इक़्तिदार भी रहा और लोग उनकी पजीरा भी करते थे, उनमें सारे गुलामाना ज़हनियत आ गई और लोग जो है वो दो घरों के ताबेदार होके रह गए। वरना किसी की अकल उसको बताती नहीं है कि यार ये बयानियात या ये ऐसे बयान जो है वो ठीक नहीं है। आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब ने ये किया, मुशर्रफ छोड़ दो यार, मैं अमेरिका की भी बात छोड़ दो। मैं इसलिए कहता हूं कि जितना अयूब खान को वहां पे वज़ीर-ए मिला करती थी, हालांकि वो था एक डिक्टेटर था, अब बिल्कुल ये अमरीकी खुद मुफाद परस्त हैं, वो मुनाफिक हैं, वो उनको डिक्टेटर जब आ जाते हैं उनकी खिदमत काम करते हैं, वो उनको वज़ीर-ए कर देते हैं, उनके टेलीफोन सुनना शुरू कर देते हैं, उनकी जो खिदमत करेगा उसका वो उसके साथ हो जाएंगे। वो नहीं है। असल चीज ये है कि यार आपका अपने ज़मीर क्या कहते हैं, आप अपने दिल को टटोलो कि मियां साहब को हम्दुल्लाह मुहिब से मिलना चाहिए था या नहीं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को ब्रोथल कहा, आप उस आदमी को क्या कहेंगे अगर आपके सामने आ जाए? आप उसको मार मार के हल्कान नहीं कर देंगे? बात यह है, हम जो आपको बात बता रहे हैं न्यूट्रल के, एक परसेप्शन बार बन रही है और बड़ी स्ट्रांग बन रही है कि आप लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपना बयानिया बदलना। हम ये नहीं कहते कि आप बता रहे हैं या कुछ और है, लेकिन आपकी हम कंसिडर करें, किसी दुश्मन के थोड़ी साथ अकाउंटेबिलिटी करें अपनी। ठीक अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर झांकें। लेकिन ये मुश्किल है पाकिस्तान। मियां साहब गलत कह रहे हैं तो मियां साहब कोई आपके लीडर होंगे, लेकिन हम उसको एक पाकिस्तानी की नजर से देखते हैं, उसको अपना बयानिया दुरुस्त करना चाहिए, क्यों ना करें वो। राइट। मलिका बुखारी साहब, वोट को इज्जत की एक बात मैं और कह दूं, वोट को इज्जत देना जो है वो हमारा काम नहीं है। जिसको वोट मिलता है उसका काम है इज्जत देना। अगर उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम आ जाए, उसको पता लग जाए कि जी उसने उसको एतमाद उस पर रखा, उसको कहा भाई ये सारे मुल्क के वसाइल तेरे हवाले करते हैं, तुम इसके चौकीदार हो, और वही उसमें सन लगानी शुरू कर दे, तो फिर उसने वोट को। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मलिका बुखारी साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच और बाकी चीज़ों को मिला के एक सवाल ये उभरता है कि बेसिकली आप नेक्स्ट इलेक्शन में अपना राइवल अब किसको समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN? देखिए कामरान, पहली बात तो है कि तलाल चौधरी साहब ने जो बातें की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सके पाकिस्तान को, इनको बावर कर दूं कि आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान इस मुश्किल के अंदर गया था और आपकी हिकमत अमली अब भी यही थी कि जब आपको कौमी फ़रीज़ा अदा करना था और पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाना था, फैटफ से निकालने के लिए मुल्क को, आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट को, हुकूमत वक्त को एक NRO पेश कर दिया नैब की तरामीम की शिकों की सूरत हाल में। तो हमें ना दर्स दीजिए कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है। और सही कहा जनरल साहब ने कि इनको अपने रवैयों के ऊपर नजर सानी करनी चाहिए। और आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से हम तो दावत देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हर वर्कर, सपोर्टर और ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट को कि आप इनके इदारों के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद कीजिए, उन सफ़ों से हट जाइए जिन सफ़ों में इंतशार की सियासत मरियम नवाज शरीफ और उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फैला रहे हैं। लंदन में बैठकर इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, पता नहीं कौन से आइन और कानून की बात करते हैं। क्या ये समझते हैं आइन और कानून क्या होता है? जिस आदमी की पासदारी आप करते हैं तलाल चौधरी साहब, उसको पाकिस्तान के आइन ने कहा है कि वो नाअहल है, वो सादिक और अमीन नहीं है। और पाकिस्तान की आला अदालत ने कहा है कि वो इस काबिल नहीं है कि किसी पाकिस्तान की किसी जमहूरी पार्टी की सरबराही कर सके। तो आप कौन सी आईनी मूवमेंट चला रहे हैं, कौन से वोट की तकद्दुस की बात कर रहे हैं? और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2023 का इलेक्शन है, देखें कामरान, हम अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी हिकमत अमली के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के अंदर मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, एक टू पार्टी सिस्टम। मेरा वक्त कम है, क्विकली तलाल साहब क्विकली जरा, आपका पॉइंट आ गया। साजिशी बयानिए से पीछे हट जाए भाई, नाअहल है जो लोग जो लीड कर रहे हैं आपको। कामरान साहब, इसी मुल्क की अदालतों ने LFO को, PCO को, आमरों को जला बख्शी है क्या? मैं वो भी फैसले मांग लूं? मुझे तो आपका इंटरव्यू याद आ रहा है, जो बंदा एक बोतल और सैंडविच पे बिक जाता हो उसके फैसलों को मैं मानूं? यार ये कमाल करते हैं। यानी फैसले जो हैं वो खुद बोलते हैं, और मैं भुट्टो की फांसी को क्या दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। और मेरी गुजारिश ये है, हम आइन की बात करेंगे, मुझे पता है ये बुरी लगती है,
यहां पर इनका दिल ये है कि पपेट्स हो, कठपुतलियां हो, दर्जा चहारम के वजीर आजम हो, यहां पर वो हो जो ना फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी। सर ये आपका पॉइंट आ गया। मैं टू बी फेयर टू जस्टिस साकिब निसार साहब जी का आप जिक्र कर रहे हैं शाहिद साहब के इंटरव्यू के हवाले से, वो बचपन का वाकया सुना रहे थे यार। वो जब क्लास फेलोज थे तो वो ये जो भी उन्होंने बताया जो काम था जो करते थे वो मजाक में दोस्ती प्यार मोहब्बत में। लेकिन जाते जाते मलिका साहबा के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि आप कोई काम तो भाई ढंग से कर लिया करें। रेलवे के अंदर ड्राई पोर्ट के हवाले से गैर कानूनी मुबैना ठेका देने का इंकशाफ हुआ है और मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं कि हुकूमत ने अज़ाखेल ड्राई पोर्ट के लिए गुज़िश्ता साल एक बिडिंग प्रोसेस के जरिए एक कंपनी को 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया। असूलन अब वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उसको जब मिल गया उसे काम करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई कि हुकूमत ने एकदम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के बावजूद नया टेंडर जारी कर दिया जो रूल्स के मुताबिक भी नहीं, क्योंकि आप 3 साल से पहले टेंडर नया जारी कर नहीं सकते। आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है। अब रूल्स के मुताबिक वो कर नहीं सकते थे जबकि कंपनी से 1 करोड़ से ज़ायद की रकम वसूल भी हो चुकी है। मतलब इससे ज़्यादा कुछ ज्यादती हो सकती है इस मुल्क के अंदर। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आजम सवाती साहब को भी जवाब देना चाहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेहनत से टेंडर अचीव करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी आप उनके साथ क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ जहाँ पे लाहौर में एक ड्राई पोर्ट के अंदर जब आपने ठेका दिया, एक मनपसंद फर्द को ठेका दिया मुबैना तौर पर, तो मीडिया में बहुत शोर मचा जिसमें आपको वापस लेना पड़ा। तो रेलवे हकाम का समझ नहीं आ रहा, आजम सवाती साहब का भी समझ नहीं आ रहा। हमारा प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आगे इसको जवाब दें। इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप उनको जो है इस तरह अगर जलील करेंगे तो कौन इस मुल्क में बिजनेस करेगा, कौन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा। एक ब्रेक लूंगा। फिर आज का ये प्रोग्राम था। पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, जनरल साहब का भी, तलाल साहब का भी, और खास तौर पे मलिका बुखारी साहिबा का फॉर हर सच काइंड वर्ड्स अबाउट दैट इंटरव्यू। मुझे दिए नेक्स्ट तक के लिए इजाजत।